नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल SK इंस्पायर स्टोरीज में स्वागत है। दोस्तों, प्रिया चरित्र से जुड़े कई किस्से आपने सुने होंगे कि लोग गलत नहीं कहते कि स्त्रियों के चरित्र को समझना इंसान को छोड़ो, भगवान के बस की बात नहीं है। ऐसे ही एक कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। रात के 10 बज रहे थे। जेल में चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। कैदियों को उनके बैरकों में भेज दिया गया था और अब तक उनमें से ज्यादातर सो गए थे तो कुछ सोने की तैयारी कर रहे थे। जेल में गश्ती दल के सिपाही गश्त पर निकल गए थे। इन्हीं सिपाहियों में आशा भी एक थी। जब वह पहरेदारी करते हुए एक बैरक से होकर गुजरने लगी तो एक कैदी ने उसे धीमी आवाज में पुकारा। आवाज सुनकर आशा के पैर ठुमके और वह बैरक के लोहे के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। लोहे के दरवाजे के उस पार उसे पुकारने वाला कैदी खड़ा था। क्या है रमेश, तुमने मुझे क्यों पुकारा? आशा धीमी आवाज में बोली। यह पूछते हुए आशा की निगाहें कैदी के दोहरे बदन पर फिसल रही थीं और आंखों में तारीफ के भाव उभरे हुए थे। उस कैदी ने आशा से कहा, सुन, मुझे बाहर एक संदेश पहुंचाना है। आशा बोली, लगता है किसी दिन तुम मुझे फंसवा दोगे। तुम नहीं जानते, अगर किसी को इस बात का पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथियों को बाहर तुम्हारा संदेशा पहुंचाती हूं तो मेरी अच्छी खासी नौकरी पर खतरा आ जाएगी। तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। रमेश यादव बोला, फिर मैं तुम्हें इसकी कीमत भी तो देता हूं। तुम क्या समझते हो कि मैं इस कीमत के लालच में तुम्हारा काम करती हूं? आशा ने कहा। फिर किस लिए करती हो? कहते हुए रमेश यादव के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। तुम्हारा यह कसरती बदन और खूबसूरत चेहरा मुझे पसंद आ गया है, इसलिए। कहते हुए आशा मुस्कराई। तू भी कुछ कम खूबसूरत और मादक नहीं है, रमेश यादव ने कहते हुए उसके हसीन चेहरे और गदराए बदन पर एक नजर डाली। आशा बोली, मतलब मैं तुम्हें पसंद हूं? बहुत। रमेश यादव बोला, मैं खुद तुम्हें पाने को बेचैन हूं। पर तू फिक्र न कर, मेरे साथी जल्द ही मुझे यहां से निकाल लेंगे। फिर तो हम खुलकर एक दूसरे से मिल सकेंगे। न जाने वह दिन कब आएगा, आशा आह भरकर बोली। जल्द आएगा, रमेश यादव बोला। खैर, मेरा यह संदेश इस लिखे पते पर पहुंचा देना। आशा ने एक सतर्क निगाह चारों तरफ डाली, फिर हाथ बढ़ाकर पन्ने थाम लिया और तेजी से आगे बढ़ गई। आगे एक सुनसान जगह पर पहुंचकर उसने संदेशा खोला तो उसमें 100 रुपए का एक नोट रखा था। उसने नोट अपनी कमीज की जेब के हवाले किया, फिर उस संदेश को अंदर की जेब में रखकर जेल का चक्कर काटने लगी। आशा 35 साल की, गदराए बदन और खूबसूरत चेहरे की मालकिन थी। 10 सालों से वह पुलिस में थी और 6 महीने पहले रमेश यादव इस जेल में आया था। दोहरे बदन, मोहक चेहरे के इस अपराधी ने जब शुरू में उससे जान पहचान करने की कोशिश की तो आशा थोड़ी हिचकी थी। फिर न जाने ऐसा क्या हुआ कि वह उससे जान पहचान करती चली गई। शायद कसरती बदन और सलोना चेहरा उसे भा गया था, या फिर अपने साथियों को संदेश पहुंचाने के लिए वह उसे पैसे जो देता था। रमेश यादव अपने क्षेत्र का एक बदनाम अपराधी था। दुकानदारों और कारोबारियों से रंगदारी वसूलता था। उसके साथी जान से मारने या जख्मी करने से नहीं हिचकते थे। रमेश यादव का जेल में आना जाना लगा रहता था, पर चाहे वह जेल के बाहर रहता या अंदर, हर हाल में उसका धंधा चलता रहता। उसके जेल में रहने की हालत में उसके साथी उसकी चिट्ठी लेकर उसके बताए दुकानदार और कारोबारी के पास पहुंचते और उसके डर से दुकानदार या कारोबारी उसके द्वारा मांगी गई रकम उसके साथी को दे देते।
रमेश यादव की ऐसी ही चिट्ठियां आशा उसके साथियों तक पहुंचाने लगी। लेन देन में दोनों शारीरिक रूप से भी एक दूसरे की ओर खिंचते चले गए थे। जहां आशा को रमेश का दोहरा बदन ललचाता था, वही रमेश आशा के गदराए मादक बदन को अपनी बाहों में समेटने का ख्वाब देखता था। कुछ सप्ताह बाद आशा का फोन बजा। हेलो। कौन? मैं रमेश यादव बोल रहा हूं। अब याद आई है मेरी, आशा अपनी आवाज में नाराजगी घोलते हुए बोली, जबकि तुम 10 दिन पहले ही जेल से बाहर आ चुके हो। नाराज मत हो यार, उधर से रमेश यादव की मनोहर भरी आवाज सुनाई पड़ी। जेल जाने के कारण बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा था, उन्हें निपटाने में उलझ गया था। इनसे जैसे ही फुर्सत मिली तुम्हें फोन किया। फोन कैसे किया? अरे यार, तुझसे मिलने के लिए मन बेचैन है। बेचैन तो मैं भी हूं, आशा ने कहा। फिर तो ऐसा कर, आज शाम मुझसे मिल, हम दोनों मिलकर अपनी अपनी बेचैनी मिटाएंगे, कहकर रमेश यादव हंसा। आशा ने कहा, कहां पर? तू किसी जानी पहचानी जगह पर तो मुझसे मिल। मेरे फार्म हाउस पर चलिया। पता बोलो, रमेश यादव ने पता बतलाया। ठीक है, मैं शाम को 5:30 बजे तक वहां पहुंच जाऊंगी। अच्छी बात है, रमेश यादव बोला। अपने वादे के अनुसार आशा 5:30 बजे रमेश यादव के फार्म हाउस पर पहुंच गई। दरवाजे पर खड़े दरबान ने उसे रमेश यादव के कमरे में पहुंचाया। आशा को देखते ही रमेश यादव खुशदिली से बोला, आओ आशा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आशा सधे हुए कदमों से आगे बढ़ी और आकर उस बिछावन पर बैठ गई जिस पर रमेश यादव शराब की बोतल खोले बैठा था। यकीन करो आशा, तुम्हारे इंतजार में शराब पीने का मजा ही नहीं आ रहा था। अब तुम आ गई हो तो पीने का असली मजा आएगा। जरूर, आशा उसे कातिल नजरों से देखती हुई बोली, मैं तुम्हें अपने हाथों से पिलाऊंगी। कहते हुए आशा ने वहां पड़े शीशे के गिलास में शराब डाली, फिर उसे रमेश यादव की ओर बढ़ाया। ऐसे नहीं, रमेश बोला। आशा बोली, फिर कैसे? पहले तुम अपने होठों का रस इसमें घोलो, यकीन मानो शराब का नशा दोगुना हो जाएगा। आशा ने गिलास में एक घूंट भरा, फिर गिलास रमेश यादव के होठों से लगा दिया। एक ही सांस में रमेश यादव ने गिलास खाली किया, फिर वह हसरत भरी नजरों से आशा के गदराए बदन को देखने लगा। ऐसे में जब आशा ने दोबारा गिलास भरा तो वह बोला, ऐसे दूर दूर से मत पिला, जरा मेरे करीब आ जा। बदले में आशा अपनी टांगे फैलाकर उसकी गोद में आ बैठी, फिर गिलास उसके होठों से लगाया। अब की बार रमेश यादव ने जरा भी जल्दबाजी नहीं की, बल्कि घूंट घूंट शराब चुसकने लगा। दूसरी ओर रमेश यादव के हाथ आशा के बदन की ऊंचाइयां गहराइयां नाप रहे थे। अपने बदन पर रमेश यादव के बेताब हाथों की छुअन पाकर आशा बेहाल होने लगी। ऐसे में उसने अपने हाथ का गिलास फर्श पर टिकाया, फिर रमेश यादव को बिछावन पर लिटाकर उसको बेताबी से चूमने लगी। आशा की इस हरकत से रमेश यादव के तन बदन में वासना के शोले भड़कने लगे और उसने अपने ऊपर सवार आशा की कमर के इर्द गिर्द अपनी बाहें कस दी। इसके बाद तो आशा अक्सर रमेश यादव से मिलने लगी। रमेश यादव न सिर्फ भरपूर जिस्मानी सुख देता था, बल्कि उस पर दोनों हाथों से पैसे भी लुटाता था। आशा तो पहले से ही अपने पति से खुश नहीं थी। रमेश यादव जैसा प्रेमी पाकर उसकी ओर से आशा और भी लापरवाह हो गई। जेल की नौकरी में पैसा और रिश्वत दोनों मिलते थे, पर इतने नहीं। आशा के पति रतनलाल ने जब उसमें आए इस बदलाव को महसूस किया तो उसका माथा ठनका। रतनलाल को लगा कि हो ना हो आशा ने घर से बाहर अपना कोई यार पाल लिया है। एक रात को वह आशा से बोला, आशा,
आजकल तू किस दुनिया में रह रही है? पति रतनलाल के इस सवाल पर आशा चौंकी, पर जल्द ही अपने आप को संभालते हुए वह बोली, क्या मतलब? मैं देख रहा हूँ कि आजकल तेरे तो रंग ढंग ही बदल गए हैं। तू यह बात बिल्कुल भूल गई है कि घर में तेरा एक पति भी है। रात को जब मैं तुझे हाथ लगाता हूँ तो तू मेरा हाथ झटक देती है। कहीं तूने घर के बाहर अपना कोई यार तो नहीं पाल लिया है? मन ही मन डरती आशा तेज आवाज में बोली, तुम्हें अपनी पत्नी से ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? यह सीधा मेरे चरित्र पर लांछन है। अच्छा होगा यह लांछन ही हो, मगर हकीकत में बदला तो याद रखना, मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा। रतनलाल उसे घूरता हुआ बोला। पति रतनलाल के शक को देखते हुए आशा कुछ दिनों तक रमेश यादव से मिलने में सावधानी बरतती रही, और जब उसे पक्का यकीन हो गया कि रतनलाल उसकी ओर से बेपरवाह हो गया है तो फिर से खुलकर उससे मिलने लगी। पर रतनलाल अपनी ओर से लापरवाह नहीं हुआ था, बल्कि चोरी छिपे उसकी हरकतों पर नजर रख रहा था। कुछ ही दिन के बाद रतनलाल को मालूम हो गया कि आशा ने रमेश यादव नाम के एक अपराधी से यारी गांठ ली है और उसके साथ मिलकर रंगरलियां मनाती है। सच्चाई जानते ही उसका खून खौल उठा। उस रात जब वह घर लौटी तो रतनलाल बोला, कहाँ से आ रही है तू? पुलिस स्टेशन से। पता है इस समय रात के 11 बज रहे हैं। रतनलाल उसे घूरता हुआ बोला, मैंने पुलिस स्टेशन फोन किया था, मालूम हुआ कि तू वहां से शाम 7 बजे ही निकल गई थी। रास्ते में एक सहेली मिल गई थी, उसी के साथ उसके घर चली गई थी। आशा उससे नजरें चुराते हुए बोली। और तुम्हारी उस सहेली का नाम रमेश यादव है? रतनलाल गुस्से से चिल्लाया, यह कहते हुए तेरी रूह कांपती है कि तू अपने इसी यार के साथ रंगरलियां मनाकर वापस लौट रही है। आशा बौखलाई हुई उसे देखती रह गई। बोलती क्यों नहीं? रतनलाल ने कहा। यह सरासर झूठ है, आशा कांपती हुई आवाज में बोली। रतनलाल उसकी ओर लपका, फिर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोला, तू क्या समझती है मैं अंधा और बहरा हूं? मुझे कुछ भी दिखाई या सुनाई नहीं देता? जानती है जिस रमेश यादव की तू आजकल प्यारी बनी हुई है, उसके फार्म हाउस का गार्ड मेरा दोस्त है। कल वह मजे ले लेकर कह रहा था कि उसके साहब ने आजकल एक रखैल पाल रखी है जिसका नाम आशा है, और वह घंटों उसकी बाहों में झूलती वासना का नंगा खेल खेलती है। आशा के मुंह से बोल नहीं फूटे। दूसरी ओर गुस्से से पागल हुआ पति रतनलाल उसे पीटता चला गया। रतनलाल उसे पीटकर घर से निकल गया, पर आशा घंटों बेइज्जती और बदले की आग में जलती सिसकती रही। अगली मुलाकात में रमेश यादव से जब आशा ने ये सारी बातें कहीं तो वह गुस्से से उबलता हुआ बोला, उसकी यह हिम्मत कि वह रमेश यादव की यार पर हाथ उठाए, पर तुम फिक्र न करो, मैं जल्द ही इसका इलाज कर दूंगा, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। आशा ने उसे इसकी सहमति दे दी। आशा के घर के दरवाजे पर एक खास अंदाज में आवाज आई। इसे सुनते ही बिछावन पर आंखें मूंदे लेटी आशा ने अपनी आंखें खोल दी। वह चुपके से बिछावन से उतरी, फिर बिछावन पर गहरी नींद में सोए रतनलाल पर एक गहरी नजर डालने के बाद दरवाजे की ओर बढ़ गई। उसने जब दरवाजा खोला तो रमेश यादव जल्दी से अंदर आता हुआ बोला, कहाँ है? अपने कमरे में गहरी नींद में सोया पड़ा है। चलो, रमेश यादव बोला। आशा ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया, फिर कमरे में आ गई। कमरे में बिछी चारपाई पर पति रतनलाल दीन दुनिया से बेखबर सो रहा था। बिछावन के पास पहुंचकर रमेश यादव ने आंखों ही आंखों में आशा को कुछ इशारा किया।
फिर चुपके से वह बिछावन पर चढ़ गया। उसने रतनलाल के बगल में पड़ा तकिया उठाकर उसके मुंह पर रखा। फिर उसके सीने पर सवार होकर अपनी हथेलियों का पूरा वजन तकिए पर डाल दिया। दबाव पड़ते ही रतनलाल ने अपनी आंखें खोल दी। ऐसे में जब उसकी नजर अपने सीने पर सवार रमेश यादव पर पड़ी तो हैरानी से उसकी आंखें फटती चली गईं। उसे समझते देर न लगी कि रमेश यादव उसका गला घोंटना चाहता है। यह समझते ही उसकी आंखों में खौफ के भाव उभरते चले गए और वह उसके चंगुल से छूटने के लिए अपने हाथ पैर पटकने लगा। उसके ऐसा करते ही रमेश यादव बिछावन के पास ही खड़ी आशा से बोला, इसके पैर पकड़ो आशा। पर ऐसा लगा जैसे आशा ने उसकी बात सुनी ही ना हो। वह मूर्ति बनी कभी रतनलाल के सीने पर सवार उसका गला घोंटते रमेश यादव को देख रही थी, तो कभी हाथ पैर पटकते रतनलाल को। सच तो यह था कि इस समय उसके दिलो दिमाग में एक भयानक लड़ाई चल रही थी। एक औरत और एक पत्नी में धीरे धीरे पत्नी का पलड़ा भारी पड़ता चला गया और आशा सोचने लगी कि चाहे रतनलाल कैसा भी है, पर है तो उसका पति ही। उसका और उसके बच्चे का भविष्य उसी के साथ सुरक्षित था। दूसरी ओर रमेश यादव एक अपराधी था और इस समय भी एक अपराध करने जा रहा था। वह उसे भी इस अपराध में शामिल करना चाहता था। पुलिस में होने के चलते आशा को यह बात अच्छी तरह से मालूम थी कि अगर उसका यह अपराध उजागर हो जाता तो उसके साथ उसकी भी जिंदगी तबाह हो जाती। पर आशा ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी। फिर आशा ने अपनी नजरें कमरे में चारों तरफ दौड़ाई। उसे कमरे में एक और मोटा डंडा पड़ा दिखाई दिया। उसने डंडा उठाया, फिर रतनलाल का गला घोंटते रमेश यादव के सिर पर पूरी ताकत से दे मारा। रमेश यादव के मुंह से एक दर्दनाक चीख उभरी। रतनलाल का गला छोड़ वह अपना सिर पकड़कर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसका सिर फट गया था और वहां से खून का फव्वारा फूट पड़ा था। कुछ देर तक वह तड़पता रहा, फिर वह मर गया। 1 घंटे बाद आशा के घर में पुलिस वालों की भीड़ लगी हुई थी और उसने इंस्पेक्टर को यह बयान दिया कि रमेश यादव उस पर बुरी नजर रखता था, जिसका विरोध उसका पति रतनलाल करता था। रमेश यादव उसके घर में घुस आया और उसने उसके पति का गला घोंटकर मारना चाहा। अपने पति की जान बचाने के लिए उसे रमेश यादव को मारना पड़ा। जब आशा अपना यह बयान दे रही थी तो रतनलाल हैरत भरी नजरों से उसे देख रहा था। आशा के इस बर्ताव ने उसे सदमे में ला दिया था और वह यह सोचने पर मजबूर हो गया था कि लोग यह गलत नहीं कहते, औरत का चरित्र इंसान तो क्या कोई भी नहीं समझ सकता। दोस्तों, तिरिया चरित्र की यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके साथ डेली ऐसी नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।